अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। लर्निंग कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और लेक्चर के साथ यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं। आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे बच्चे, वो डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर बायो यूनिट नंबर 1। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, वही वाला नंबर है जो कल आपको लेक्चर में बताया था। इस नंबर के ऊपर आप लोग अपना होमवर्क भेजेंगे कल की तरह। और कल ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई है हमें कि कम से कम जो होमवर्क आए हैं सेकंड ईयर से वो 150 आए। तो ये चीज़ चेक करना और चेक करने के बाद वापस भेजना, ये चीज़ यकीनन मुश्किल काम है, लेकिन आपकी हौसला अफजाई के लिए करते हैं ताकि बच्चों को कोई चीज़ समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो हम लोग अपने लेक्चर को और ज़्यादा मुअस्सर कर सकें। तो बच्चे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 हमारे पास है रिस्पायरेशन। कल मैंने आपको जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि जो रिस्पायरेशन है ये किसके साथ जुड़ता है। इसकी जो मेन सेगमेंट आता है बुक में वो आता है लाइफ प्रोसेसेस के साथ। अब बच्चे इस रिस्पायरेशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, इस चैप्टर के या इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं बच्चे आपके पास, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे आपके पास पहला टॉपिक है। ये आपके पास इसी चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इज एयर पैसेजवे। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके पास। और कल अगर आपको पेपर पैटर्न याद हो तो मैंने आपको बताया था पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी होता है, लेकिन ये वाला अगर क्वेश्चन आया तो इसके साथ पार्ट बी नहीं होगा। तो इसके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास? 9 मार्क्स होंगे। और इसी एयर पैसेजवे में आपके एमसीक्यू भी हैं, वो वाली बातें भी हैं जो बुक के अंदर नहीं है, जो एंट्री की बुक में है या एमसीक्यू की बुक में। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें वो क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं। इससे साथ जो दूसरा है वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। चैप्टर का लास्ट सेगमेंट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, एयर पैसेजवे या रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो 9th से हम लोग देखते आ रहे हैं जो भी सिस्टम पढ़ते हैं आखिर में उसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का ये लास्ट जो पार्ट है वो है, लास्ट फेज जो है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। अब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर तो आपके पास होती हैं 2 टाइप्स, अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर एंड लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो हम लोग ये दोनों डिस्कस करेंगे। और डिजीजेस क्यों डिस्कस करते हैं किसी भी चैप्टर के आखिर में? फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर में से अगर पेपर बनता है तो एटलीस्ट एक 4 मार्क्स का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो ये इस वजह से इस चैप्टर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये आ गया आपके पास चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आ जाएं बच्चे चैप्टर की तरफ। चैप्टर है रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले रिस्पायरेशन पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए ये एनर्जी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमें एनर्जी का पता होना चाहिए। हम लोग कहते हैं जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द लाइफ इज एनर्जी। इस चीज़ के लिए, लाइफ के लिए। और लाइफ किससे बनती है? सेल के लिए। तो हम लोग कहते हैं सेल के लिए और लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चीज़ है जी? एनर्जी। हमारे पास पैसे ना हो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास खाना ना हो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खाने से हमारी बॉडी को क्या चीज़ मिलती है? एनर्जी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं सेल या लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो कौन सी चीज़ है आपके पास? एनर्जी। अब ये एनर्जी यूज्ड कहाँ पे होती है? तो हम लोग कहते हैं लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? डिपेंड करती हैं एनर्जी के ऊपर। कैसे डिपेंड करती हैं? मैं आपको इसी लेक्चर से एग्जांपल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए बोलने के लिए। मैं लिख रहा हूँ, मेरे मसल्स को एनर्जी चाहिए लिखने के लिए। ये एनर्जी मेरी बॉडी में होगी तो मैं बोलने के काबिल हूँगा, लिखने के काबिल हूँगा। अब आप लेक्चर को सुन रहे हैं, जब आप लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको हाजिर दिमाग होना चाहिए, आपको मेंटली प्रेजेंट होना चाहिए। तो मेंटली प्रेजेंट होने के लिए आपके दिमाग को किस चीज़ का मिलना ज़रूरी होगा? एनर्जी का। अगर आपके दिमाग को कंटिन्यूसली लेक्चर के दौरान ये चीज़ मिलेगी तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। अगर आपके पास बॉडी में ये चीज़ है ही नहीं है, आप लोगों ने रात का खाना नहीं खाया, कल नहीं खाया, आज नाश्ता नहीं किया, आप लेक्चर को लगा के बैठ के, तो आपके दिमाग को ये एनर्जी कम मिल रही है, आपके दिमाग सारे का सारा एक्टिव नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो लाइफ होती है, लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे वो आपके पास कौन सी होती है? एनर्जी। क्यों? बिकॉज ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ आर डिपेंड अपॉन एनर्जी। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अब एक्टिविटीज में एक एग्जांपल में उठा देता हूं बुक से, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन और फॉर एग्जांपल ग्रोथ।
ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। रिप्रोडक्शन के बगैर बच्चे आपके पास आगे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था ग्रोथ होगी तो बॉडी की ग्रोथ होगी तो हम लोग कहेंगे ये शख्स ग्रो कर रहे हैं, ये इस शख्स के आर्गन ग्रो कर रहे हैं, ये शख्स नॉर्मल रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। ये भी एनर्जी के बगैर नहीं होते, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ इज एनर्जी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है ये एनर्जी आती कहाँ से? क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो ये एनर्जी आती है बच्चे आपके पास 9th के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एक यूनिट पढ़ा होगा बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जी ट्रांसफ़र और एनर्जी फॉर्मेशन। प्लांट्स एनर्जी को बनाते हैं और प्लांट्स को हम लोग खाते हैं खुराक के लिए, फूड के लिए। ये फूड जो C6H12O6 होते हैं ये हमारी बॉडी में आती है और इस C6H12O6 से हम लोग डिराइव करते हैं एनर्जी। किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP क्या चीज़ होता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एनर्जी करेंसी। आपको दोबारा बता देते हैं। इसका मतलब है कि लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चीज़ स्पेंड करनी पड़ती है, क्या चीज़ ज़ाया करनी पड़ती है? करेंसी। और वो करेंसी कौन सी होती है आपके पास? ATP, और जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? एनर्जी करेंसी का। अब ये चीज़ तो प्लांट से आ गई, हमें पता चल गया। अब ये C6 जो है आपके पास C6H12O6 ग्लूकोज, ये हमें एनर्जी कैसे देगा? हम लोग कहेंगे इसके साथ इन्वॉल्व होगा आपके पास प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की फर्स्ट फेज, जिसको हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में हमारी बॉडी में आउटर एनवायरनमेंट से जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब इनसाइड सेल, नॉट आउटसाइड सेल। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ी होगी कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। तो यहाँ भी हम लोग कहते हैं C6H12O6 ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इनहेलेशन की मदद से हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है सेल के अंदर, तो जब ऑक्सीजन इसके साथ मिलती है C6H12O6 के साथ, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इसको स्प्लिट करती है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, और साथ में रिलीज़ करती है ATP। ये ATP फिर हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी करेंसी के तौर पे, और इस ATP को यूज़ करके हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं बच्चे? ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये तो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, जो इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए हो। डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल। ऑर्गेनिक मालिक्यूल कौन से आपके पास? ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये चीज़ जब इसके साथ मिलेगी तो ये स्प्लिट करेगी, आपको प्रोडक्ट क्या चीज़ देगी? हमें प्रोडक्ट देगी ATP। तो डिफाइन करें रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ ATP। दिस फिनोमेना इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे पास कौन सी चीज़ आती है? एनर्जी। और इस एनर्जी से हम लोग डिराइव करते हैं अपनी डेली लाइफ को। क्लियर हो गया बच्चे? अब हम लोग कहते हैं कि ये एनर्जी होती कैसे आपके पास? इस एनर्जी के ऊपर क्या ये एनर्जी या रेस्पिरेशन के लिए आपके पास ऑर्गेनिजम्स का साइज़ क्या होना चाहिए आपके पास? तो फिर हम लोग ये हेडिंग बनाते हैं कंपैरिजन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर लाइफ, कि हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या मल्टी सेलुलर लाइफ के अंदर प्रोसेस कैसे होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स होते हैं बच्चे, ये आपके पास सिंगल सेल हैं। तो हम लोग कहते हैं ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस ऑफ जो आपके पास गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ये सिंपली करते हैं बाय डाइफ्यूजन। इनका सिंगल सेल होते हैं, बॉडी आउटर एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड होती है। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, चीज़ बाहर से अंदर आ जाएगी। अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन होगा, चीज़ अंदर से बाहर चली जाएगी। तो हम लोग कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है, सिंगल सेल बॉडी होती है इनकी, तो उनके अंदर सिंपल आपके पास प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मल्टी सेलुलर लाइफ, अब मल्टी सेलुलर लाइफ में हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को भी करेंगे। प्लांट्स को मैट्रिक में भी किया हुआ है कि प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। इस दर हम लोग उनको डिस्कस नहीं करेंगे प्लांट्स को, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था सेकंड ईयर सारी की सारी ज़ूलॉजी से रिलेट करती है। और ज़ूलॉजी में हम लोग किसको डिस्कस करते हैं बच्चे? एनिमल्स को। एनिमल्स मल्टी सेलुलर लाइफ है। एनिमल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के लिए, ये देखें ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ऑक्सीजन यूज़फुल है, ये हार्मफुल है। इसका आना और इसके जाने के लिए एनिमल्स के अंदर प्रॉपर ऑर्गन्स होने चाहिए। तो एनिमल्स के अंदर अगर एनिमल्स टेरेस्ट्रियल लाइफ में होंगे तो ऑर्गन्स होंगे आपके पास लंग्स की फॉर्म में। अगर एनिमल्स आपके पास एक्वेटिक फॉर्म में होंगे तो उनके ऑर्गन्स होंगे गिल्स की फॉर्म में।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर लाइफ में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स को। एनिमल्स का अगर टेरेस्ट्रियल मोड होगा, हमारा हम लोग ज़मीन पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते, हमारे अंदर रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होंगे? लंग्स। अगर ये एक्वेटिक लाइफ होती तो फिर हमारे पास कौन सा होता बच्चे? गिल्स की फॉर्म में होते। क्लियर हो गया? ये था इंट्रोडक्शन। अब आ जाएँ शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी और अपने होमवर्क के ऊपर भी। होमवर्क लेक्चर के अंदर ही मौजूद होता है बच्चे। होमवर्क आपका वही है जो हम चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस के रिस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले आपको इस चीज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए कि रिस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं किसको है। तो हम लोग रिस्पिरेटरी सरफेस को डिफाइन करते हैं द एरिया इन द बॉडी ऑफ एनिमल वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद एनवायरनमेंट। अब चीज़ को समझें, किसी भी एनिमल्स की बॉडी के अंदर वो वाला एरिया जिस एरिया के साथ वो एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। किसके साथ एक्सचेंज करते हैं? आउटर एनवायरनमेंट के साथ। उस सरफेस को या उस एरिया को हम लोग किसका नाम देंगे? रिस्पिरेटरी सरफेस का। तो डिफाइन रिस्पिरेटरी सरफेस द एरिया इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज द गैसेस विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट एरिया इज नोन एज द रिस्पिरेटरी एरिया और रिस्पिरेटरी सरफेस। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी बच्चे। अब कोई भी रिस्पिरेटरी सरफेस होगी तो उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि रिस्पिरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो हमारी बुक में जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हुई हैं वो की हुई हैं आपके पास 5। तो हम 5 पॉइंट्स की फॉर्म में इन 5 को डिस्कस करेंगे कि रिस्पिरेटरी सरफेस या रिस्पिरेटरी एरिया की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। MCQ बच्चे। रिस्पिरेशन इज़ अ डैश प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। ये याद रखिएगा। क्यों फिजिकल प्रोसेस? क्योंकि इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होते हैं और एनिमल की बॉडी के अंदर फिजिकल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। और साथ में डाइफ्यूजन एनिमल की बॉडी के अंदर होती भी कौन से प्रोसेस के थ्रू है? डाइफ्यूजन के थ्रू। कैसे होती है ये हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग ये वाली चीज़ पढ़ेंगे एयर पैसेज वे, तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे। जब इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, ये लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पढ़ेंगे, एल्वियोलाई, फिर हमें पता चलेगा कि हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन। तो ये प्रोसेस जो है आपके पास, ये फिजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का और टेक प्लेस करता है डाइफ्यूजन की मदद से। प्रॉपर्टीज़ बचे। रिस्पिरेटरी एरिया की पहली प्रॉपर्टी है इट शुड बी परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि ये पोरस होनी चाहिए। अब ये पोरस होगी तो इसके अंदर कोई भी चीज़ इंटर्ड होगी और इससे कोई भी चीज़ क्या होगी आपके पास? बाहर मूव करेगी या एग्जिट जाएगी आपके पास। तो हम लोग कहते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पिरेटरी सरफेस इट शुड बी अ परमिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबल? इसको पोरस होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन बनाता हूँ, ये पोरस नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई चीज़ बाहर से नहीं जा सकती और अंदर से भी कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती। अब मैं इसको पोरस कर देता हूँ, इसको इस तरह के मैं छोटे छोटे पोर्स बना देता हूँ। तो इसका मतलब है अब क्या है, इस डायग्राम से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि ये पोरस है, इसके अंदर कोई भी चीज़ आउटर एनवायरनमेंट से मूव कर सकती है और इनर एनवायरनमेंट से कोई भी चीज़ बाहर आ सकती है। तो रिस्पिरेटरी सरफेस का पहली जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी परमिएबल। क्लियर हो गया बच्चे? दूसरी प्रॉपर्टी इट शुड बी थिन, पतला होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। क्यों मोटा नहीं होना चाहिए? अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जो डाइफ्यूजन है ये आपके पास एफिशिएंट नहीं होगी। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है इट शुड बी थिन। और एनिमल्स की बॉडी के अंदर आपके पास जो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करती हैं वो करती हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई का डायमीटर जब हम लोग देखते हैं तो वो होता है लेस देन 1 मिलीमीटर, जो हमारी पहली बात को प्रूव करता है कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है वो क्या होती है? थिन। ये देखें बच्चे, एक चीज़ ये आपके पास, इसके मुकाबले में एक चीज़ आपके पास ये थिक है, ये आपके पास थिन है। कोई भी चीज़ इससे इजीली डाइफ्यूज हो सकती है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि द रिस्पिरेटरी ऑर्गन शुड बी थिन। और एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई का डायमीटर होता है लेस देन 1 मिलीमीटर, जो हमारी बात को प्रूव करता है कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन थिन होते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। रिस्पिरेटरी जो सरफेस एरिया होता है उसका सरफेस एरिया होना चाहिए लार्ज। क्यों लार्ज होना चाहिए? अब देखें, जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा उतना ही आपके पास एफिशिएंट और उतना ही ज़्यादा आपके पास गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा।
अब जितना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा उतनी ज़्यादा बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ATP प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब है जो साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म या साइज़ ऑफ एनिमल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनिज्म का क्या चीज़ होना चाहिए, लार्ज। जो रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया है उसका एरिया क्या होना चाहिए, लार्ज। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनका रिस्पायरेटरी जो एरिया, जो रिस्पायरेटरी सरफेस होती है उसका एरिया एज कम्पेयर टू ह्यूमंस क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, उनकी बॉडी के मुताबिक उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि रिस्पायरेटरी सरफेस, रिस्पायरेटरी ऑर्गन का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करेंगी, जिसके नतीजे में ATP ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिमांड को क्या करेगी, पूरा करेगी। फोर्थ करेक्टर क्या होना चाहिए बच्चे, इट शुड बी सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब क्या होना चाहिए कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसके साथ ब्लड सप्लाई का कनेक्शन होना चाहिए। हमारे अंदर इस जगह पे गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करती हैं एल्वियोलाई, और आपने 10th में पढ़ा होगा कि एल्वियोलाई के साथ जो कनेक्शन होते हैं वो किस चीज़ को होते हैं, आपके पास ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज का। तो हम लोग इधर भी अपनी बात को प्रूव करते हैं कि वाकई रिस्पायरेटरी सरफेस के साथ किस चीज़ का कनेक्शन होना चाहिए, ब्लड वेसल्स का, और इसको ब्लड मिलना चाहिए। हमारे अंदर रिस्पायरेटरी सरफेस कौन सी है, एल्वियोलाई। हमारे अंदर एल्वियोलाई के साथ कौन सी चीज़ कनेक्ट है, आपके पास कैपिलरीज। क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 4 भी। पॉइंट नंबर 5, इट शुड बी अ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम। रिस्पायरेटरी सरफेस के पास प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम? एग्जाम्पल दें बच्चे, आपके घरों में 2 रूम है, एक वो वाला रूम है जिसमें किसी किस्म का वेंटिलेटर नहीं है, एक वो वाला रूम है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हुई है। तो आप कौन से रूम में बैठना या कौन से रूम में स्टडी करना या कौन से रूम में लेटना पसंद करेंगे? उस रूम में लेटना पसंद करेंगे जिधर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होगा। क्यों? फ्रेश एयर अंदर आएगी और जो आपके पास बेड एयर है ये बाहर जाएगी। तो सेम केस किसके साथ होता है, रिस्पायरेटरी सरफेस के साथ। द रिस्पायरेटरी सरफेस शुड हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, प्रॉपर वेंटिलेटर सिस्टम होना चाहिए। क्यों प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए? फॉर स्टीप डाइफ्यूजन। क्या मतलब स्टीप डाइफ्यूजन? स्टीप हम लोग कहते हैं फॉर डीप डाइफ्यूजन। डीप डाइफ्यूजन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एल्वियोलाई में कहता हूँ, लेट्स सपोज आपके पास 100 सेल्स से बनते हैं, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होगा तो 100 के 100 सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा और 100 के 100 सेल से बाहर जो चीज़ जाएगी वो कौन सी होगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, ये एल्वियोलाई 100 सेल से बनते हैं, पहले 10 सेल के पास ऑक्सीजन आएगा, 90 सेल के पास नहीं आएगा। जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आएगा तो एनर्जी प्रॉपर नहीं मिलेगी। इस वजह से हम लोग कहते हैं पॉइंट नंबर 5, द रिस्पायरेटरी सरफेस शुड हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम फॉर अ स्टीप डाइफ्यूजन। तो ये था बच्चे आपका आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया आपके पास अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पायरेटरी सरफेस। और ये आपकी होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट कल की तरह आप लोग करने के बाद चाहे आप नीट नोटबुक के ऊपर करें या चाहे आपके पास रफ रजिस्टर है आप उसके ऊपर करें, अपना नाम लिख के कंसर्न टीचर या रिस्पेक्टिव टीचर के जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर भेज देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।